एक समय हुआ करता था जब जम्मू कश्मीर में ज्यादा राजनीतिक पार्टियां नहीं हुआ करती थी। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कुछ ही और पार्टियां थी जो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा करती थी। साल 2024 में जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होने के बाद सीट्स तो बढ़ी ही थी, साथ ही साथ बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी किस्मत आजमाई। चाहे वो पीपल कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो, एआईपी हो, आम आदमी पार्टी हो, पैंथर्स पार्टी इंडिया हो जो नई पार्टी बनी, या फिर कुछ छोटी मोटी और पार्टियां भी हो। और उतने ही ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मैदान में थे। कईयों को एक दूसरे की बी टीम कहा जाता रहा और कईयों को ये कहा जाता रहा कि प्लांट किए गए। मगर क्या कुल मिलाकर ये सब जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए बेटर है? और क्या जम्मू कश्मीर ये मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट कर पा रहा है? क्योंकि रिजल्ट्स में हमने देखा कि लोगों ने इन सब चीजों को सिरे से नकार दिया। तो क्या आने वाले चुनावों में भी ये सारी पार्टियां अपना वजूद कायम रख पाएंगी, जिंदा होंगी, या फिर वही कुछ पार्टियां ही चुनाव लड़ेंगी? मेरे साथ अहमद अली फयाज साहब हैं, बहुत लंबे समय से कश्मीर को कवर कर रहे हैं, इवन जम्मू कश्मीर को कवर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर बारीकी से जानते हैं। फयाज साहब, मल्टी पार्टी सिस्टम ये जो बन गया है जम्मू कश्मीर में 2024 में, जी आपको लगता है ये लंबा सर्वाइव कर पाएगा और इसका कोई वजूद है? 2024 में ये नहीं बना, ये पहले से ही है। इंडिया एक अब तो ज्यादा आ गई। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। इंडिया, आप किसी को नहीं रोक सकते हैं पार्टी बनाने से, एक बुनियादी हक है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है आपका, आप कोई भी पार्टी बना सकते हैं। जितनी भी पार्टियां हो ठीक है, ये लोगों के ऊपर है कि वो किसको चुने या चुनते हैं किसी या एक नहीं को चुनते। चुने या किसी को भी ना चुने। इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं, न किसी को हम रोक सकते हैं। लेकिन ये है कि कुछ पार्टी, अब एक नया कल्चर आ चुका है कि पार्टी कोई और होती है, वो अपनी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है, बिल्कुल। फिर वो इनके प्रॉक्सीज होते हैं, उनको वो बिल्कुल जो इनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है वो दूसरे आइडियोलॉजी चलाते हैं लोगों को शीशे में उतारने के लिए, ताकि ये लोग फिर हमें वोट दे दें, और वोट हासिल करने के बाद फिर उनके साथ ही मिल जाते हैं। बिल्कुल। ये सिस्टम मेरे ख्याल से, इसमें नेगेटिविटी है, इसमें पॉजिटिविटी नहीं है। हालांकि ये सारी दाव पेच चलते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों की ओवरऑल फलाह बहबूद के लिए ये बात सही नहीं है। क्लैरिटी होनी चाहिए आइडियोलॉजी की, चाहे आप फॉर एग्जाम्पल आपने पार्टीज की बात कीजिए, बीजेपी की क्लैरिटी एक है। हाँ, बिल्कुल पता है। 370 के बारे में कहा ये हमें खत्म करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसके बारे में ये है कि ये हमारा ईमान है, ये बिल्कुल बुनियाद है। जो जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ रिश्ता है, एक्सेशन हुआ है, इल्हाक हुआ है, उसकी बुनियाद ही यही है, इनका ये क्लियर है। लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनका आपको स्टैंड ही पता नहीं चलता, और उनके जो लीडर्स होते हैं वो कभी एक आइडियोलॉजी के साथ होते हैं, कभी कंप्लीटली दूसरे आइडियोलॉजी के साथ। वहां तक भी ठीक है, फिर एक दिन वापस फिर किसी जगह पे चले जाते हैं। तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो क्रेडिबिलिटी फिर रहती नहीं है। इस वजह से वो ज्यादा हासिल सीट्स, नशस्तें वगैरह हासिल नहीं करती हैं, जो इनका ही एडवांटेज बनता है। जो चाहे आप इनको डायनास्टिक पार्टीज कहो, जैसे कि हमारे यहाँ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वहां पे बाप के बाद बेटी, बाप के बाद बेटा, यही वहां पे है। लेकिन इसको आप यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते हैं कि ये देखो डायनास्टिक पार्टी है, जो इनके साथ है वो अच्छा आदमी नहीं है, वो एजेंट है, वो गद्दार है वगैरह, ऐसे नहीं कर सकते हैं। लोग उनको चुनते हैं। कभी इनके खिलाफ इतना सारा क्रिटिसिज्म हुआ, ये डायनास्टिक पार्टीज हैं, उन्होंने 40 से ज्यादा सीट्स वहां पे ले ली कश्मीर में, तो आप इनको कैसे रोक सकते हैं? अच्छा, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, जैसे आपने बड़ा सही कहा, जो परिवारवाद वाली पार्टी जिसको बीजेपी कहती है, परिवारवाद, डायनेस्टी पॉलिटिक्स बेसिक वर्ड है। लोग उनको, मुझे लगता है लोग प्रेफर करते हैं उन्हें चुनना, उनके साथ चलना। जब एक अल्टरनेटिव उभरता नहीं है, मतलब अल्टरनेटिव क्यों नहीं उभरता है, इसकी एक वजह ये है, इसमें एक ओरिजिनलिटी होना बहुत जरूरी है। ये क्या करते हैं, ये कभी कभी, मसलन आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को ले लो, इसको एक दिन ये कहते हैं कि ये बहुत बड़े नेता हैं, ये अकेले हैं जो हमारे मसले हल कर सकते हैं, कश्मीर का मसला हल सकते हैं, ये तूफान के लीडर हैं, इस तरह का। एक दिन आ जाता है ऐसा, ये कहते हैं ये गुजरात के मुसलमानों के कातिल हैं, ये कश्मीर का भला नहीं चाहते हैं, ये हमारे दुश्मन है वगैरह। वो बात भी उन्होंने कही है, दूसरी बात भी उन्होंने कही है। अब लोग भरोसा करें तो किस चीज के ऊपर करें? एक कंटिन्यूटी, एक तसलसल, एक होना इसमें बहुत जरूरी है, जहाँ पे आप, ये हमें पता चले, लोगों को पता चले
कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, एग्जैक्टली आप क्या चाहते क्या हैं। चाहते हैं? मैं किसी एक पार्टी की मुखालफत या आइडियोलॉजी की मुखालफत या हमायत नहीं कर रहा हूँ। एज ए जर्नलिस्ट भी हमारा फर्ज है कि हम हर एक को मतलब देख लें, जो सोचते हैं, बिल्कुल एक सही। लेवल प्लेइंग फील्ड सब लोगों को देना चाहिए जो करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इनकी बाज़ाब्ता पॉलिसीज हैं, या इवन कांग्रेस पार्टी की भी एक पॉलिसी है, लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर लिया। अभी आपने देख लिया, उन्होंने 6 नशस्तें ऐसे हासिल कर हाँ, ली, सिर्फ 6 छह सीटें। की 6 कश्मीर से, जम्मू से एक सिर्फ राजौरी से। एक सीट हाँ, हाँ। रजौरी से, बस। यहाँ प्रॉपर जम्मू से और रजौरी को छोड़ कोई भी नहीं करके जो आई, 9 डिस्ट्रिक्ट कोई है, सीट नहीं यहाँ आई। एक भी नहीं। तो ये लोगों का फैसला है। इसी तरह से बीजेपी को भी एक पर्टिकुलर बेल्ट से, जो डोगरा हॉटलैंड है जम्मू का, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ, ये जो एक एक्सिस है कठुआ से लेकर के उधमपुर तक, इसमें ही इनका दाएं बाएं, इसमें ज्यादातर इनको वोट मिला। इसके बरक्स बिल्कुल दूसरे साइड पे कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्वीप कर लिया। बिल्कुल। जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये लोगों का हक है, मैं इस पे आने वाला नहीं हूँ। अगर लोगों ने रिजेक्ट कर लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये 15-20 सीट्स पे आ गए, बिल्कुल हुआ ना। इससे पहले ये 2/3 मेजोरिटी लेते थे, 58 सीट्स चुन के आते थे। तो वो भी लोगों ने ही किया, हम लोगों को नहीं रोक सकते हैं इस चीज से। तो जहां तक ये कहना कि क्या ये 2024 में है, वो बात सही नहीं, पहले से ही है। जाती तौर पर मेरा इस चीज़ पे एतराज़ है कि जो भी पार्टी हो उसको अपनी क्लैरिटी, अपनी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज ये पार्टी ठीक है, ये आइडियोलॉजी है, और एक दिन कंप्लीटली दूसरी। मतलब ये हमने देखा है। तो इस वजह से ना उनकी क्रेडिबिलिटी रहती है। नहीं, मगर जैसे व्यास साहब, मतलब अगर मैं नाम लेके भी बात करूं, गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी पार्टी बनाई, जी। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। लाल सिंह बीच में बीजेपी छोड़कर आए तो उन्होंने डोगरा पार्टी एक अपनी बनाई और वापस फिर कांग्रेस में भी चले गए, खत्म भी कर दिया, 2 बार इलेक्शन उस पर लड़ लिया। फिर अल्ताफ बुखारी साहब ने पीडीपी छोड़ी और अपनी पार्टी बना ली। जी। वहां पर हमने देखा कि ये आजाद थे, इंजीनियर रशीद, इन्होंने अपनी एआईपी बना ली। तो इस तरह ये छोटी छोटी पार्टीज जो बनी कश्मीर को लेकर, मतलब कश्मीर को और जम्मू को भी लेकर, क्या ऐसी पार्टीज जो हैं ये लोगों के फ्यूचर के लिए, जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए कुछ बेटर करती हैं, या सिर्फ इन्हें क्रिएट किया जाता है कुछ मकसद के लिए और फिर सब खत्म हो जाता है? कुछ पार्टीज हैं जो मतलब ऑर्गेनिकली बनी है, कुछ पार्टीज हैं जिनकी पैट्रोनेज है। मतलब खासतौर से दिल्ली का जो भी गवर्नमेंट हो, यहाँ पे इनका एक बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर के सिलसिले में एक सेंसिटिव पॉलिटिकल स्टेट है, इसमें इनका हाथ रहा है। कुछ मतलब फॉर एग्जांपल जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो इन्होंने काफी साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो भी लोग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई बात लिखते थे, बोलते थे, अखबार में लिखते थे, तो इन लोगों को उन्हें पैट्रोनाइज किया दिल्ली से, क्योंकि ये उनके काम आते थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिग्रेड करने में। इसके बाद कांग्रेस वहां पे खत्म हो गई, अब बीजेपी आई। बीजेपी का भी हालांकि ये एक सीट भी कश्मीर में नहीं जीतते हैं, इनका वोट बैंक ही नहीं है, और जिन खतूत पे ये लोग वहाँ पॉलिटिक्स चला रहे हैं, इसमें नहीं लग रहा है कि ये कभी कोई सीट वहां जीतेंगे भी कभी। लेकिन कभी हो सकता है कि इनमें भी बदलाव आ जाए, और डेवलपमेंटल इश्यूज के ऊपर और जो मजहबी इश्यूज वगैरह इनको छोड़ करके मतलब इन चीज़ों पे इलेक्शन लड़े, उस वक्त सूरत हाल बदल सकती है। क्योंकि कश्मीर में ये नहीं है कि वो रिलीजन के हिसाब से वोट नहीं देते हैं। वो मैं इस तरह से कह सकता हूँ, जैसे मोहम्मद यूसुफ तारिकामी है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लीडर हैं। कम्युनिस्ट कश्मीर में उस आदमी को माना जाता है जो मजहब मानता ही नहीं है। मीन्स कि उनके सामने वो अलग बात है, कितना मानते हो, मैंने सुना है, नमाज भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी है मुकम्मल तौर पे, लेकिन वहां पे कम्युनिस्ट के बारे में इंप्रेशन यही है कि मुसलमान है ही नहीं। अब आप देख रहे हैं 96, 2002, 2008, 2014, अभी 2024, 5 इलेक्शन लगातार इस आदमी ने वहां से जीते हैं, और अपने डेवलपमेंट के ऊपर, और जीते भी ऐसे एरिया से जो हार्डकोर एरिया, हार्डकोर एरिया, मतलब जो कुलगाम है, कुलगाम में इस एरिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा जमात इस्लामी का एक खास प्रेजेंस है, कंसिडरेबल प्रेजेंस है। जब 1972 में भी जमात इस्लामी ने इलेक्शन लड़ा था, तो वहां पे अब्दुल रज़ाक मीर उस वक्त कामयाब हुए थे, इसी कुलगाम से वो कामयाब हुए थे। जो 1987 में भी वो कामयाब हुए जमात इस्लामी और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पे, बाद में वो मारे भी गए, लेकिन कामयाब हुए। तो क्या कारण है तारिकामी को, मतलब इसका मतलब लोग सिर्फ उनको लीडर मानते हैं, ये नहीं देखते पार्टी को। एग्जैक्टली मतलब वहां पे एक ट्रस्ट है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मजहब के नाम पे वोट नहीं देते हैं,
ये दूसरी चीजें भी देते हैं। तारिगामी से एक प्रो कश्मीरियत स्टैंड वहां पे लिया हुआ है, तो मतलब वहां पे मजहब कोई ज्यादातर नहीं देखते हैं वहां पे। लेकिन अगर आप उनको पुश करेंगे, आप उनको एक रिलीजियस आइडेंटिटी अपनाएंगे और उनको दूसरी रिलीजियस आइडेंटिटी के सांचे में ढाल देंगे, तो रिजल्ट्स ऐसे होंगे जो आपने अभी देखे। तो ये रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी रहे, इनकी पैट्रनेज रही है कुछ पार्टीज को कश्मीर में, ताकि ये हमारे प्रॉक्सीज वहां पे रहे, 2 सीट्स 4 सीट्स 5 सीट्स जीत ले वहां पे, फिर कुछ इंडिपेंडेंट्स भी कुछ सीट्स जीत ले, फिर हम कामयाब हो जाएंगे, इनके साथ सरकार बनाएंगे यहाँ पे। जो कामयाब नहीं हुआ, ये मनसूबा इस वक्त 2014 में हुआ, लेकिन पीडीपी की वजह से मेनली उस वक्त, इस वक्त वो नहीं हुआ। तो ये अब बहरहाल ये लोगों का फैसला। अगले इलेक्शन तक लगता है कुछ और पार्टियां क्रिएट हो जाएंगी। अगली इलेक्शन मतलब जब मैं कह रहा हूँ स्टेट की इलेक्शन, रूल आउट नहीं कर सकते हैं किसी पार्टी का बनना, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन मतलब कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है, इसमें वो धड़ेबंदी, वो फैक्शनलिज्म अंदर अंदर से है, लेकिन इसकी 2 पार्टीज नहीं बन सकती। जो भी हुआ है, कांग्रेस टी बनी, शरद पवार वाली, तृणमूल कांग्रेस अलग बनी, वो अलग बनी, वो नेशनल लेवल पे। यहाँ पे कांग्रेस एक ही है। यहाँ पे जो मुफ्ती मोहम्मद से उसके साथ एक जमाने में थे सैफुद्दीन सोज, गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस यहाँ पे वही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही है, हालांकि बीच में 1984 में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से बनी, लेकिन बाद में वो तकरीबन खत्म ही हो गई। वो किसी जगह पे कोई इलेक्शन जीत नहीं है, ये सिर्फ कागजों पे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। हो सकता है किसी दिन ये लोग भी मर्जी कर जाए, मैदान मार ले, लेकिन अभी तक ये है कि अभी तक उनको वोट शोट मिलता नहीं है। इसके अलावा जो पीडीपी है, पीडीपी में भी मतलब इसमें जो लोग शामिल हुए थे वो मुख्तलिफ पार्टी से तकरीबन निकल गए, वापस भी चले आए थे। अब वो निकल गए, पर्टिकुलरली 2019 में जो तब्दीलियां हुई आईन में, उसके बाद तकरीबन 40-42 इम्पोर्टेंट लीडर्स सब निकल जो पीडीपी के थे वो निकल गए। इनके 28 एमएलए थे 2014 में चुन के आए थे, इसमें से 21 एमएलए उनके निकल गए। अब 2-3 लोग जैसे बशारत बुखारी है, खुर्शीद आलम है, ये 2-3 लोग वापस चले गए हैं, ये पीडीपी में शामिल हुए हैं। लेकिन दूसरी पीडीपी कोई बनी नहीं, पीडीपी वही है जो महबूबा मुफ्ती की है, भले ही उनके 3 ही एमएलए कामयाब है, वो वही लेकिन पार्टी वही है, टूटी नहीं है। अब जो ये लोग हैं अपनी पार्टी और दूसरी पार्टी में लोग, ये लोग माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह इधर उधर हो जाते हैं। बिल्कुल। अब इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है कि किसी वक्त ये 2-3 पार्टीज के लोग जमा होकर के एक नई पार्टी बनाएंगे, या हो सकता है किसी वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में भी कोई फैक्शनलिज्म आ जाए और वहां पे निकले लोग। अभी तक मुझे जाती तौर पर इसके इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं कि पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 फाड़ हो जाएंगी, कोई एक नई पार्टी से निकलेगी, मुझे वो इम्कान। अच्छा, एक चीज है व्यास साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि डेमोक्रेसी में राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी पार्टी बना सकता है और चुनावों में जा सकता है। मगर अगर हम लोगों के एंगल से देखें, पब्लिक के एंगल से, क्या पब्लिक के लिए ये छोटी छोटी पार्टीज होना और लीडर्स का इधर उधर जाना ये बेनिफिशियल होता है, या आपको लगता है कि ये लोगों के लिए सही नहीं है, सिर्फ पॉलिटिशियंस अपने उसके लिए करते हैं? आइडिया ये सही है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का आइडिया सही है, क्योंकि कंपटीशन होना चाहिए। अगर ये ना होंगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्कान इस टाइप के हैं कि मतलब डेमोक्रेसी होने के बावजूद डिक्टेटरशिप ज्यादा चलेगी यहाँ पे। मान लो कि अगर अमेरिका की तरह या इंग्लैंड की तरह यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम होगा, तो वो यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से वो चलेगा, ये तो कम्प्लीटली डिक्टेटरशिप बनेगी। वहां पे तो जमहूरियत काफी पुरानी, इसकी रवायत काफी पुरानी है, अंग्रेजों में, बरतानिया में और अमेरिका, दोनों जगहों पे। वहां पे अगर 2 ही पार्टीज भी होंगी वो ठीक है। वो सिलसिला यहाँ पे कश्मीर इंडिया में आज से 30-40 या 50 साल के बाद वो पॉसिबल है, अभी आज की तारीख में नहीं। अगर आप इस वक्त रखेंगे 2 ही पार्टीज, तो ये 2 पार्टीज क्या करेंगे, ये कम्प्लीटली डिक्टेटरशिप चलाएंगे यहाँ पे। मान लो कि आप कांग्रेस और बीजेपी को चलाएंगे, दोनों अपने अपने लेवल पे लोगों को क्रश करने की कोशिश करें। इस वजह से ये ठीक है एक मल्टी पार्टी सिस्टम होना। मगर जब उनको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए, है तो ठीक, मगर जीत कर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने इंडिपेंडेंट भी सरकार बनाई, चाहे कांग्रेस उनके साथ थी पर नंबर बहुत कम था, 2-4 इंडिपेंडेंट भी साथ चले गए, वहीं ऑपोजिशन में मेजर ऑपोजिशन बीजेपी है, तो तब भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज को, मल्टी पार्टी सिस्टम को। ये बात सही है, मैंने बता दिया ना कि ये लोगों पे है, लोग कभी पसंद नहीं करते हैं, और ये भी इस पे डिपेंड करता है आप किस किस्म के
सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में एक इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। आपने देखा है और कई बार हमने इस पे बात भी की है कि ये जो इलेक्शन हुआ, इसमें लोकसभा वाला इलेक्शन और 2024 का असेंबली वाला इलेक्शन, ये उन ट्रेडिशनल लाइन्स पे नहीं हुआ कि जहाँ पे कोई इंटरवेंशन ना करता, जिस तरह से 1977 और इसके बाद कई इलेक्शन यहाँ पे हुए थे। ऐसा नहीं रहा। एक इम्प्रेशन ये हुआ कायम यहाँ पे कि बीजेपी अपने प्रॉक्सीज के जरिए यहाँ पे कुछ सीट्स कश्मीर में जीतना चाहती है, उनको जमा करके फिर अपने साथ सरकार बनाना चाहती है। ये लोगों को ठीक नहीं लगा, तो उन्हें लगा कि वो शायद बीजेपी को भी वोट देंगे किसी जगह पे, लेकिन बीजेपी के प्रॉक्सी को वोट नहीं देंगे। इस वजह से इसमें कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो डिस्क्रेडिट हो गई। वो आप और मैंने नहीं की, वो खुद बीजेपी के अपने लोगों ने की, जिन्होंने उनको एक्सपोज कर दिया, जिन्होंने ये बताया कि डायनास्टिक पार्टीज को वोट मत दे दो, मीन्स की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को वोट मत दे दो। जब इन्होंने इन तीन लोगों का नाम ले लिया तो जो बाकी पार्टीज है उनके बारे में ये इम्प्रेशन पैदा हो जाता है कि इनकी अपनी ही पार्टीज हैं, ये इनकी अपनी एक इम्प्रेशन पैदा, जिसका उन्हें नुकसान हुआ कश्मीर में, उनका इस वजह से इनका नुकसान हुआ। तो अगर ये मिसाल के तौर पे इसमें कोई इंटरवेंशन इस किस्म का नहीं होता, आप जानते हैं, मतलब आप इस पे बहस कर सकते हैं, नहीं इंजीनियर रशीद आया, इसने कोई फॉर्म भर से इलेक्शन लड़ा। हम लोग 30 साल से कश्मीर की पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, ये हमारे नजर में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आधे घंटे में कोई जाएगा, वो हल और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा और एकदम आएगा, फिर लड़ेगा इलेक्शन जेल से और फिर 2 महीने के लिए छूट जाएगा। फिर ये जो जमात इस्लामी वाले लोग आए कश्मीर, वो तो जेलों में इसी इल्जाम के तहत वहां पे मैं हजारों नहीं कहूंगा, दैट विल बी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन सैकड़ों लोग वहां पे अभी भी जेलों में बंद है इसी चीज को लेकर के, जो ये जमात इस्लामी वाले इंजीनियर रशीद, सरजान बरकाजी जो ये बातें बताते रहे। अब उन लोगों को आप जेल में रखो और इन लोगों को आप खुला छोड़ो इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्रेडिबिलिटी रहती कहाँ है? तो लोगों को ये लगा कि ये एक हमारे साथ फ्रॉड खेला जा रहा है। अगर ये ना होता, मतलब नॉर्मल खतूत पे ये पॉलिटिक्स होता, हो सकता है शायद इसके रिजल्ट बरक्स होते, शायद पॉसिबिलिटी उसमें ये थी कि शायद पीडीपी इससे ज्यादा सीट्स लेती, शायद कांग्रेस भी किसी जगह पे और भी कुछ सीट्स ले सकती थी, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत सकती थी, और शायद ये कि इनके बीच में वो जो ये गठजोड़ हुआ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी ना होता। मिसाल के तौर पे लंगेट है, लंगेट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक कैंडिडेट है जो आईजीपी की रैंक पे रिटायर हुआ है, तो अपने लोग वहां पे, हालांकि वहां भी इनके 2 धड़े थे वगैरह, लेकिन एक दिखाने के काबिल वहां पे कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट था जो जीत भी सकता था। मैं एसेंशियली नहीं कहूंगा, लेकिन जीत भी पॉसिबिलिटी थी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो कंप्लीटली सरेंडर कर ली वो सीट, वो दे दी उन्होंने कांग्रेस को, और कांग्रेस का वहां पे कोई आदमी था ही नहीं, जिसका नतीजा ये निकला कि वहां पे बड़ी आराम के साथ इंजीनियर रशीद का भाई शेख खुर्शीद जीत गया वहां से। तो ये डायनेमिक्स उस वक्त ना होती अगर ये दिल्ली में बैठे लोग इसमें अपनी इंटरवेंशंस ना करते। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्या सबका कहना बिल्कुल सही है कि मल्टी पार्टी सिस्टम पब्लिक के लिए अच्छा है, कंपटीशन होता है, और ये एक तरह से ये मान लीजिए जैसे पॉलिटिकल प्लेटर की तरह है। आपकी थाली में बहुत सारी चीजें हैं खाने को, और आपको पता है कि आपके लिए बेहतर क्या है, आप वो उठा सकते हैं। वैसे ही पॉलिटिकल प्लेटर है, आपको पता है आपके लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, आप उसको चुन सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं लोग डायनेस्टी पॉलिटिक्स की तरफ जम्मू कश्मीर में गए क्योंकि उनको उन पर शायद ट्रस्ट था, और दूसरा लोग कभी भी प्रॉक्सी पार्टीज को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मगर कुल मिलाकर नई राजनीतिक पार्टियां आती रहेंगी, बनती रहेंगी, बशर्ते वो किसी द्वारा क्रिएट ना की गई हो, और सही नेता और सही पार्टियों को लोग चुनते रहेंगे। तो आने वाले समय में भी राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। बस बात यही है कि जो सही होगा वही चुना जाएगा। बहुत धन्यवाद।